रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट एंड इंडियन कंसर्न्स में ये डिटेल में समझ लिया कि मिडल ईस्ट को कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं जियोपॉलिटिकली, हमने समझा। हमने इंडियन कंसर्न को उसके लास्ट लेक्चर में यानी कि पार्ट 3 में एड्रेस किया, जब हमने इजिप्शियन प्रेसिडेंट के भारत में रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में आने को लेकर के उसके इम्पैक्ट को डिस्कस किया। और इंडिया और इजिप्ट ने अपने टाइज़ को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप तक एलिवेट किया है, उसके इम्प्लीकेशंस और उसके पीछे के रीजंस कि क्यों किया और क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगी, इन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उन कंट्रीज़ का जिक्र पहले के लेक्चर में आता रहा जिन कंट्रीज़ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया का जिक्र आया, कतर का जिक्र आया, कुवैत का जिक्र आया, यमन का जिक्र आया। आज से हम इन्हें अब आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है, जो 3 चीज़ों के आसपास ये रीजन घूमेगा, दैट इज़ अरब्स, इस्लाम, ऑयल। ये 3 चीज़ें सेंट्रल हैं जब हम इस रीजन को पढ़ने जाते हैं, अरब्स, इस्लाम और ऑयल। इसमें हम शुरुआत अपने इस टॉपिक से करते हैं, दैट इज़ द स्टेट्स ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। कौन कौन से स्टेट्स हैं अरेबियन पेनिनसुला में? नेचुरली सऊदी अरेबिया है, साइज़ में सबसे बड़ा है। उसके बाद कुवैत पढ़ेंगे, बहरीन पढ़ेंगे, कतर पढ़ेंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात पढ़ेंगे, ओमान पढ़ेंगे और यमन पढ़ेंगे। हम इन्हें इसी सीक्वेंस में पढ़ते हुए जाएंगे। तो शुरुआत मैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया से ही कर रहा हूँ। सऊदी अरेबिया से मैं शुरुआत करूँ, पहले मैं आपको इस अरेबियन पेनिनसुला के फिज़िकल फीचर्स, इसकी डिमार्केशन ज़रूर करके देना चाहता हूँ, ताकि आप इसे समझ लें कि हम किस क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। हम वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, इन रीजन्स को स्टडी कर रहे हैं। और उस रीजन में हमने इज़राइल कंप्लीट कर लिया, हमने उसके साथ लगते हुए उसके नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि जॉर्डन कवर किया, सीरिया कवर किया, लेबनान कवर किया। हमने मिडल ईस्ट की सारी जियोपॉलिटिक्स डिस्कस कर ली। हमने एक तरह से इजिप्ट भी डिस्कस कर लिया है नॉर्थ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद उनके प्रेसिडेंट भारत आए उस कॉन्टेक्स्ट में। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम इस रीजन में पहुंच चुके हैं। आप इसे देखिए, ये अरेबियन पेनिनसुला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दिस पेनिनसुला। देखिए, 3 तरफ से ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है और एक तरफ से ये लैंड से कनेक्टेड है। इसी कारण से हम इन्हें पेनिनसुला कहते हैं। कोई भी ऐसा लैंड फॉर्म जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से ज़मीन से जुड़ा हो, लैंड से, उसे हम पेनिनसुला कह के पुकारते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ अरेबियन सी से घिरा हुआ है और एक तरफ रेड सी से घिरा हुआ है। तो 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, द पर्शियन गल्फ, द अरेबियन सी एंड द रेड सी। ओके, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मेजॉरली टाइप बी ड्राई, सेमी एरिड और एरिड क्लाइमेटिक रीजन के अंदर फॉल करता है। यहाँ पर नेचुरल वाटर बॉडीज़, लेक्स, रिवर्स आपको यूजुअली नहीं मिलती हैं। लोगों के लिए फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर या तो रेनफॉल से होती है, अगर जो रेनफॉल होता है, या फिर जो ऑसेस होते हैं यहाँ पर उनसे, या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है जिसे हम फॉसिल वाटर भी कह के पुकारते हैं, दैट इज़ अंडरग्राउंड एक्वीफर्स, उनसे, या फिर डीसैलिनाइजेशन के प्रोसेस से, यानी कि समुद्र का खारा पानी आप उससे सॉल्ट रिमूव करके उसे पीने लायक बनाते हैं। ये तरीके हैं कि आप फ्रेश वाटर यहाँ पर अपने लिए अवेल करा सकें। फ्रेश वाटर की यहाँ पर बहुत कमी है। सऊदी अरेबिया की ही अगर मैं बात करूँ तो साल भर में 4 इंच से ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। ये बहुत ही कम है किसी क्षेत्र के लिए। तापमान यहाँ पर बहुत आगे चला जाता है। आप अमूमन 50 डिग्री और उससे ऊपर का तापमान यहाँ पर गर्मियों के समय में देख सकते हैं। ओके, तो हाई टेम्परेचर रीजन है, ड्राई रीजन है, पानी की बहुत कमी है, और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो टोटली अनइनहेबिटेड हैं, यानी कि वहाँ पर लोग बसते नहीं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं इस अरेबियन पेनिनसुला की बात करूँ तो ये कई डेजर्ट्स में बटा हुआ है। जैसे ऊपर की ओर अगर हम इसी लैंड के प्रोजेक्शन को यहाँ तक ले जाते हैं तो दिस रीजन इज़ द सीरियन डेजर्ट, इट इज़ द सीरियन डेजर्ट। हम उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो दिस वन इज़ द अननाफूड डेजर्ट, अननाफूड डेजर्ट। हम थोड़ा सेंटर की ओर आते हैं तो दिस वन इज़ द अरेबियन डेजर्ट, और उसके नीचे आते हैं तो आप सब जानते हैं दिस वन इज़ द एम्प्टी क्वार्टर, दैट इज़ द रब अल खाली डेजर्ट। ओके, ये लगभग 25% रीजन ऑक्यूपाई किया हुआ है इस क्षेत्र का, और इसे एम्प्टी क्वार्टर कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेबल लैंड है। अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल की डिस्कवरी ना हुई होती तो उससे एसोसिएटेड लोग भी शायद यहाँ फिर ना होते। अगर कुछ आबादियाँ हैं तो वो उसी से एसोसिएटेड हैं, अदरवाइज़ लोग यहाँ पर नहीं बसते उस स्तर पर। तो रब अल खली डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट,
अन्नाफूर डेजर्ट और सीरियन डेजर्ट। तो डेजर्ट्स की कंटिन्यूटी एक नज़र आ रही है हमें। इसके अलावा अगर देखें तो वेस्टर्न और साउदर्न रीजन में माउंटेन चेन्स मिलती हैं, और इन्हीं वेस्टर्न एंड साउदर्न रीजन की माउंटेन चेन्स में आपको मिनरल्स भी मिलते हैं। अगर जो कुछ मिनरल्स यहाँ पर हैं, इनमें से ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये ऊंची हैं, ऐसी बात नहीं। यमन के, यानी कि ये जो यमन है, यमन में जो माउंटेन रेंजेस यमन के उत्तरी क्षेत्र में हैं, उनकी ऊंचाई 12,336 फीट तक भी जाती है चोटियों की। यानी कि जो पीक्स हैं वो 12,336 फीट तक भी जाते हैं। आपको बर्फ़ मिल सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इतने ड्राई और हॉट रीजन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर भी बर्फ़ के आसार हैं। तो ये बहुत ही सूखे, बहुत ही गर्म, लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी स्तर पर ऊंची पहाड़ियों के क्षेत्र हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, ये तो हमने फिज़िकल फीचर्स के बारे में समझा। यहाँ पर एग्रीकल्चर जो जहाँ होता है वहाँ उस सेंस में होता है जो कि कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, अदरवाइज़ ये नाम मात्र ही होता है। ओके, ज़्यादातर फूड आइटम्स इंपोर्ट ही की जाती हैं, और क्योंकि इनके पास नेचुरल गैस और ऑयल के रिसोर्सेज हैं जिनसे ये हैवी वेल्थ अर्न करते हैं, इसके दम पर ये कुछ भी अपनी कंट्री के लिए फैच कर सकते हैं, पड़ोसी मुल्कों से मंगा सकते हैं। इस रीजन की जो खासियत है इस समय में वो ये कि ये दुनिया के बड़े ऑयल रिच रिजर्व्स एरिया में आता है। पर्शियन गल्फ़ एक बहुत ही रिच ऑयल रिसोर्स रीजन है, जिसके कारण इसको पर्शियन गल्फ़ को बॉर्डर करती हुई कंट्रीज़ के पास अच्छे रिच रिसोर्सेज ऑफ ऑयल हैं, जैसे कि कुवैत है, बहरीन है, जैसे सऊदी अरेबिया है। ऊपर अगर आप चले जाएं तो वो आज हम अरेबियन रीजन में नहीं पढ़ रहे, लेकिन इराक है, ईरान है, इन सब के पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। उधर यूनाइटेड अरब अमीरात में जो 7 अमीरात्स हैं, उनमें से 2 अमीरात्स जैसे कि अबू धाबी और दुबई, उनके पास भी अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल हैं। तो ये उन्हीं के दम पर अपनी वेल्थ को अर्न करते हैं। इनमें से अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो यमन है। यमन के पास उतने अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स और नेचुरल गैस नहीं है। यमन में स्टेप फार्मिंग की जाती है। यमन को एक लेवल पर बाकी रीजन्स के कंपैरेटिवली अधिक वर्षा रिसीव होती है, इस कारण से वहाँ पर खेती भी होती है पहाड़ों की ढलानों पर, और आप स्टेप्स बना करके खेती करते हैं। यमन बाकी मामलों में, कुछ मामलों में और भी अलग है, जैसे कि यमन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक सेटअप रिफ्लेक्ट करता है। वहाँ पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, वो कितनी डिग्री पर है वो एक बात की बात है। जब दूसरे मुल्कों की बात करें तो वो क्लियरली मोनार्कीज़ हैं। एक ज़माने की ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनके द्वारा जो भी हाउसेज़ उनमें से प्रोमिनेंट हाउस बने, उन्होंने अपनी अपनी सत्ता अलग अलग मुल्कों में स्थापित की, और मैंने उन हाउसेज़ की इमेज आपको पहले भी दिखाई थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनकी इमेज आपको दोबारा भी दिखा सकता हूँ, आप इसे देख लीजिए। हमने इनके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। ये देखिए, ये अलग अलग हाउसेज़ हैं जो अलग अलग मुल्कों में इस्टेब्लिश हैं, जैसे कि द हाउस ऑफ अल थानी इन द कतर, जैसे कि द हाउस ऑफ अल सौद सऊदी अरेबिया, जैसे कि हाउस ऑफ अल नहयान यूनाइटेड अरब अमीरात, जैसे कि हाउस ऑफ अल सबाह कुवैत, जैसे कि हाउस ऑफ अल सैद ओमान, जैसे कि हाउस ऑफ अल खलीफा बहरीन। आप देख सकते हैं कि कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, इन सब का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर यमन का जिक्र नहीं है। ओके, तो ये सभी बाकी के जो स्टेट्स हैं इस रीजन के, द स्टेट्स ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, ये मोनार्की को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पर मोनार्कीज़ एग्जिस्ट करती हैं। कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमीरात्स हैं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ हैं। मेजॉरली आप यही समझ करके चलिए, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट है भी, तो वो इस हाउस का जो लीडर है, यानी कि जो यहाँ का प्रेसिडेंट कह लीजिए या शेख कह लीजिए या जब प्रीमियर कह लीजिए, यानी कि वही सबसे पावरफुल अथॉरिटी है। उसके पास शक्ति है कि वो नेशनल असेंबली, वो पार्लियामेंट या प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे, वो अपर हाउस के मेंबर्स को अपनी तरफ से सेलेक्ट करे। उसके पास शक्ति है कि वो कानून बना सकता है। इस तरह की तमाम शक्तियाँ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो राजघरानों का दबदबा है यहाँ पर, ये एक फैक्ट है। ओके, अगर इन क्षेत्रों में अलग अलग कबीलों को किसी ने किसी समय में जोड़ा है, किसी समय की अगर मैं बात करूं, उस समय में इन अलग अलग कबीलों को जोड़ा है, तो उसमें से मेजर एस्पेक्ट रहा है द इस्लाम। इस्लाम ने इन अलग अलग कबीलों को, थोड़ा बंद ही कर दो, हाँ, इस्लाम ने अलग अलग कबीलों को जोड़ने का काम किया, तो वो एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह यहाँ रहा। तो यहाँ का एक मेजर डोमिनेंट फीचर है द इस्लाम।
ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ इन द सेंस इस्लाम मेजॉरिटी रिलीजन है यहाँ पर। ओके, तो इस्लाम इज़ द डोमिनेंट रिलीजन, इस सेंस में ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का काम किया लैंग्वेज, दैट इज़ अरबिक। तो अरबिक लैंग्वेज ने जोड़ा। और नए समय में आकर के अगर बात करें तो पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया को जोड़ने का काम, उन लोगों को यूनिफाई करने का काम किया अब्दुल अजीज़ अल सौद, यानी कि हाउस ऑफ अल सौद के एक बड़े नेता। और आज के समय में अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करें, जैसे भारत का भारत रत्न है, वैसे उनका अब्दुल अजीज़ अल सौद अवार्ड है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी मिला जब वो पीछे सऊदी अरेबिया गए थे। तो उन्हें वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड मिल चुका है, जिसका नाम अब्दुल अजीज़ अल सौद है। अब ये कहानियाँ, रिलीजन क्लियर, यूनिफाइंग फैक्टर में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ये रीजन डोमिनेटेड है विद द अरब कल्चर, अरब एथनिक ग्रुप, इस्लाम, ऑयल, टाइप बी क्लाइमेट। इसके तहत अब हम सारे डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। आज आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत से टॉपिक्स, आपके इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं उनके बहुत सारे टॉपिक, फॉरेन रिलेशंस, इंडिया के फॉरेन अलायंसेस, सब चीज़ों में जो जो जर्क रह जाते थे, जो जो चीज़ें शायद आपको तंग करती होंगी, वो सब चीज़ों से आज हम रहस्य उठा देंगे, समझा देंगे आपको। ओके, वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं। शुरुआत हम सऊदी अरेबिया से ही करते हैं। देखिए, जब हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सऊदी अरेबिया 1902 में 1902 में रियाद नाम के जो शहर है वो एक परिवार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। वो परिवार था अल सौद, द हाउस ऑफ अल सौद। रियाद सिटी कंट्रोल में आ चुकी थी। समय आगे बढ़ा और इसी हाउस ऑफ अल सौद ने अरब के बाकी क्षेत्रों को कंसोलिडेट किया और इस्टेब्लिश हुई 1933 में द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और यहीं पर 1938 में अमेरिकन कंपनी शेवरॉन को ऑयल मिला। और जब अमेरिकन कंपनी शेवरॉन को ऑयल मिला, उसके बाद यहाँ के हालात टोटली बदल गए, यहाँ की सिचुएशन बदल गई। मेन सोर्स ऑफ वेल्थ उस हाउस ऑफ अल सौद के लिए और इस सऊदी अरेबियन किंगडम के लिए बना नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस। ये मेन सोर्स ऑफ वेल्थ बने। इस मेन सोर्स ऑफ वेल्थ के दम पर यहाँ पर आने वाले समय में अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप हुआ। लेकिन लोगों की परिस्थिति क्या है आज के समय में, वो हम आगे जा कर के डिस्कस करेंगे। हम डाइवर्ट ना हो इसलिए वापस से अल सौद की तरफ आते हैं। अल सौद यहाँ पर एक मोनार्की इस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि आज के समय में अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया इज़ अ मोनार्की। हाँ, आप उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कह के पुकार सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की फील्ड में मेजॉरली जो पावर्स हैं वो अल सौद परिवार के नेता के पास ही हैं। तो अल सौद परिवार ही ओवरऑल डोमिनेंट है सऊदी अरेबियन सोसाइटी, पॉलिटी, कल्चर एंड इकोनॉमी में। इतनी बात क्लियर हुई। इस समय में जो उनके क्राउन प्रिंस हैं वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, MBS भी कह के पुकारा जाता है। और वो बदल देना चाहते हैं सऊदी अरेबिया का भविष्य, जिसके लिए उन्होंने विज़न 2030 जिसे कह के पुकारा जाता है, ऐसा एक विज़न रखा है जिसकी चारों तरफ चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो चर्चा किस चीज़ की है। ओके, इतनी बात समझ में आई। मेन आस्पेक्ट अगर हम सऊदी अरेबिया को आज की डेट में जानना चाहते हैं तो हमें उनका कल्चर समझना ज़रूरी है। तो हमें सऊदी अरेबिया का एज अ स्टेट नेचर समझ में आएगा। कल्चर में बड़ी चीज़ ये है कि सऊदी अरेबियन सोसाइटी एक सुन्नी इस्लामिक सोसाइटी है। इट इज़ अ सुन्नी इस्लामिक सोसाइटी। सऊदी अरेबियन सोसाइटी में एक लेवल पर फंडामेंटलिस्ट टेंडेंसीज स्ट्रॉन्ग हैं का मतलब ये है कि अभी हाल ही के वर्षों में, पिछले 2-3 सालों में जो परिवर्तन आए वो अगर अलग रखा जाए तो बाय एंड लार्ज अब तक वो एक फंडामेंटलिस्ट नियमों पर चलने वाली कंट्री के रूप में जाना जाती है। ये फंडामेंटलिज्म का बेस कहाँ है, इसकी रूट्स कहाँ हैं, इसे समझना ज़रूरी है।
जैसे कि अगर हम क्रिमिनल लॉज की बात करें सऊदी अरेबिया में, तो वो क्लियरली शरिया बेस्ड क्रिमिनल्स लॉज हैं। इस हिसाब से मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस, यानी कि जिसे हम इस्लामिक न्याय प्रक्रिया कहते हैं या इस्लामिक विधि विधान कहते हैं, उन्हीं के दम पर ये देश चलता है, या इसके अलावा जो भी राजघराने ने राजा ने नियम बनाए उनके हिसाब से चलता है। ओके, तो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस यहाँ पर डोमिनेंट है। अमूमन ही आप ये चीज़ें सुनेंगे कि अगर किसी ने कोई ऐसा क्राइम किया है जो धर्म के ख़िलाफ़ है, या ऐसा क्राइम किया है जो समाज के ख़िलाफ़ है, उसके लिए फ्लॉगिंग करना, उसे सरेआम जनता के बीच कोड़े मारना, एम्पुटेशन ऑफ द लिम्स, हाथों का काट दिया जाना, बाहों का काट दिया जाना, या फिर फ्राइडे को ओपन मैनर में किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट देना, यानी कि एग्जीक्यूशन करना, बीहेड कर देना किसी को, उसका सर कलम कर देना। इस तरह की चीज़ें अमूमन ही यहाँ के समाज में देखने को मिल जाती हैं शुक्रवार के समय में। ओके, ये जो कोड़े मारना, फ्लॉगिंग करना, लोगों को ईंट पत्थरों से मारना, लोगों को बिहेड कर देना जनता के बीच में, और अंग भेद कर देना, ये सब चीज़ें ऐसे बताती हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रिजिड एक इस्लामिक सिस्टम ऑफ लॉ यहाँ एग्जिस्ट करता है। इसका बेसिस क्या है? तो सोसाइटी हमने पढ़ लिया प्रिडोमिनेंटली सुन्नी है, तो सुन्नियों के द्वारा इनहेबिटेड है ये रीजन। इसका बेसिस सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों के होने का बेसिस है यहाँ पे एक आइडियोलॉजी को फॉलो करना, यहाँ की विचारधारा में एक विचार का होना, और वो विचारधारा है वहाबिज़म की विचारधारा। दैट इज़ द वहाबी थॉट, द वहाबी आइडियोलॉजी, वहाबी प्रिंसिपल्स। ये वहाबिज़म ही है जो मैं आपको बताऊं कि अगर विश्व भर में अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो कुछ कंट्रीज़ को, कुछ आइडियोलॉजीज़ को छोड़ करके मेजॉरली, इवन मैं अगर आज के समय में लश्कर तौयबा या किन्हीं भी और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट फ्रंट की बात करूं, तो वो आपको इंस्पायर्ड मिलेंगे द वहाबी थिंग्स, द वहाबी आइडियोलॉजी। सो कॉल्ड वो खुद को वहाबिस्ट कहते पाए जाएंगे। तो ये वहाबिज़म क्या है? वो वहाबिस्ट हैं, तो फिर वो क्या हैं? ये वहाबिस्ट आइडियोलॉजी कैसे काम करती है, इसे समझना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बताऊं कि वहाबिज़म क्या है, इसका नाम कहाँ से आता है। देखिए, एक व्यक्ति हैं बड़े महत्वपूर्ण, और जिनका नाम है दैट इज़ अब्दुल वहाब, इब्न अब्दुल वहाब। 1703 से 1792, 1703 से 1792 के बीच में ये अरेबियन रीजन में हुए, इब्न अब्द अल वहाब। तो वहाब से ही वहाबिज़म आएगा। क्या है विचारधारा इनकी? तो देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड जो है ना, इस मुस्लिम वर्ल्ड को अगर आप सेंटर में रखें, तो इस मुस्लिम वर्ल्ड को कई एथनिक ग्रुप्स अपनी सुप्रीमेसी के अंडर लाने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। जैसे पर्शियंस इसे अपने अधीन लाने की कोशिश करते रहे, ऑटोमन तुर्क इसे अपने अधीन लाने की कोशिश करते रहे, वहीं अरब्स, और दूसरी तरफ कॉलोनियल रूलर्स जो कि मोस्टली हैं यूरोपियंस। तो यूरोपियन कॉलोनियल रूलर्स या पर्शियंस या ऑटोमन तुर्क, तो यानी कि तुर्क और अरब्स, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप। ये भी इस्लाम ही फॉलो कर रहे हैं, ये भी इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, और ये भी इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। फाइट इस बात की है कि जो सारा मुस्लिम वर्ल्ड है वो किस ग्रुप के अधीन होगा। नेचुरली जिस ग्रुप के अधीन होगा फिर उसका कल्चर ही वहाँ पर प्रिवेल करेगा, ये मेन एस्पेक्ट है। तो ऐसे में एक चीज़ आती है, पैगंबर मोहम्मद के चले जाने के बाद उनके क्रियाकलापों को, उनके कामकाजों को, उनके विचारों को आगे ले जाने का काम कौन करेगा? इसके लिए खिलाफत सिस्टम आया, यानी कि खलीफाशिप आई, द कैलिफेट्स, और अलग अलग खलीफे हमने देखे। तो शुरुआत में ये बात क्लियर है कि अरेबिया क्षेत्र में जो खलीफे हुआ करते थे उन्हीं का डोमिनेंस हुआ करता था। समय आगे बढ़ा, 13वीं सेंचुरी में जो अब्बासिद खलीफे हुआ करते थे, द अब्बासिद खलीफास, वो ख़त्म हुए, और एक तरफ से चीन के उत्तरी क्षेत्र से, मंगोलिया से एक लड़ाका निकला था, 13वीं सेंचुरी की बात है, दैट इज़ द मंगोल्स।
और पर्सन है चंगेज़ खान, जिसे आप यंगिस खान या गेंगिस खान भी कहते हैं। अब वो मंगोल्स तेज़ी से मंगोलिया से उठ करके वेस्टवर्ड आ रहे हैं। अब जब उनकी बात करें, उन जहाँ से वो ओरिजिन हुए, उनका अपना कल्चर क्या होगा? ट्राइबल, शमन कल्चर, द ट्राइबल कल्चर। लेकिन धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेंगे, जिस लैंड पे वो आएंगे वहाँ पर पहले से ही इस्लाम प्रिवेलिंग है, तो वो भी इस्लाम अपना लेंगे। अब उन्होंने कहीं आकर के इस्लाम अपनाया है, लेकिन जहाँ से वो आए हैं उनका पहनावा, उनका खान पान, उनकी बोली, उनका रहन सहन, उनका गद्दी देने का तरीका, अपने या आने वाले ऑफस्प्रिंग्स को गद्दी देने का तरीका, हर चीज़ तो उनके कल्चर से एसोसिएटेड है। और वो कल्चर एसोसिएटेड उस लैंड से जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है। नेचुरली उसे टेम्पर करेंगी वो चीज़ें जो रास्ते में उन्होंने इनकाउंटर करी। कल्चर में परिवर्तन आएगा, लेकिन बाय एंड लार्ज तो लार्जर कल्चर की कोशिश होती है कि बाकी सभी कल्चर्स को असिमिलेट कर लिया जाए, अपने अंदर ले लिया जाए और ख़ुद का रूप एज इट इज़ ही बनाए रखा जाए। तो ऐसे में अब्बासिद खलीफों का गिरना मंगोल्स के इन्वेजन के बाद और मंगोल्स का सुप्रीम हो जाना यहाँ पर, ये चीज़ एक नासूर की तरह हुई अरबी जगत के अंदर कि बाहरियों का शासन होने लगा और जल्दी से इस शासन को अब ख़त्म करना है। मंगोलों के बाद उस क्षेत्र की कमान संभाली ओटोमन तुर्कों ने। आप सब जानते हैं कि 1453-54 में ओटोमन तुर्कों ने इस्तांबुल यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल जीता और ख़ुद को गद्दी पर बैठाया। और उसके बाद से वर्ल्ड वार 1 तक ओटोमन तुर्क ही सारे रीजन को रूल करने लगे। तो अब कभी मंगोल, फिर ओटोमन तुर्क, तो ये सब अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग हैं। इनका रहन सहन, इनके फॉलोअर्स, इनके अधीन रहने वाली जनता की जीवन शैली बहुत अलग है। और फिर वहीं 15th सेंचुरी से एक तरफ से एक्सपेंशन यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट पावर्स का, तो ये तो आप उस पिक्चर से ही देख सकते हैं कि जब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता था पिछले लेक्चर में ईरान की, तो उसके उत्तरी हिस्सों में कंट्रोल नज़र आ रहा है रशिया का, दक्षिणी हिस्सों में नज़र आ रहा है ब्रिटेन का। तो 15th-16th सेंचुरी से ही इन क्षेत्रों को कंट्रोल करने के लिए एक जद्दोजहद यूरोपियन पावर्स की भी शुरू हो गई। पहले मंगोल, फिर बाद में तुर्क क्या कम थे कि अब यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट पावर्स भी कंट्रोल करने लगी। तो ये रीजन ऐसा मान रहा था, इस रीजन के लोग ऐसा मान रहे थे कि जो उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनका जो फेथ है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा बदल दिया गया इन अलग अलग शासकों के द्वारा। और ऐसे में उसमें बहुत सी मिलावटें आ गई, इम्प्योरिटीज़ आ गई। वो अपने मूल रूप से यानी कि अपने फंडामेंटल फॉर्म से बिखर गया है, विकृत हो गया, डिफॉर्म हो गया है, वो डाइवर्ट कर गया अपने फंडामेंटल फॉर्म से। और आज जो हमारे समाज को ये शोषण, ये एक्सप्लॉइटेशन सहना पड़ रहा है, हम जो गुलाम हुए हैं, उसका मेजर रीज़न यही है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने फेथ से, अपनी मॉरलिटी से, अपनी प्रिस्टिनिटी से अलग हुए हैं, पृथक हुए हैं। ये कारण है कि हम गुलाम हैं। अगर सोसाइटी में वो मॉरलिटी रहती तो हर इंडिविजुअल के अंदर अपनी एक प्रेस्टीज, एक डिग्निटी रहती, सॉवरेनिटी रहती। तो जो भी कुरीतियाँ हमारे समाज में आ गई हैं, वो चाहे अल्कोहलिज्म से जुड़ी हों, वो चाहे जुए से जुड़ी हों, वो चाहे भोग विलास से जुड़ी हों, वो ना आती। और अगर हमारा समाज ऐसा ना होता तो शायद हम शासक के अधीन गुलाम ना होते। तो ये देखिए, ये एक रीजन में एक कल्चरल ग्रुप का थॉट नहीं है। ये आप तमाम दुनिया भर में देखेंगे। भारत में 19th सेंचुरी और इवन 20th सेंचुरी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की मूवमेंट्स का दौर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोका मूवमेंट ले लें सिखिज़म में, या फिर आप सिंह सभा मूवमेंट ले लें, अब नामधारी मूवमेंट ले लें, सारी ये जो मूवमेंट्स हुई हैं, आप हिंदुइज़्म में ले लीजिए अलग अलग मूवमेंट, चाहे वो रामकृष्ण मिशन की बात कर लीजिए आप, चाहे आप दयानंद सरस्वती की बात करिए, चाहे आर्य समाज मूवमेंट, चाहे आप राजा राम मोहन राय की बात करिए जिसे ब्रह्म समाज मूवमेंट कहते हैं, चाहे आप यंग इंडिया मूवमेंट की बात करिए विवियन डेरोजियो की, तमाम जितनी भी मूवमेंट हिंदू समाज के अंदर भी हों,
फिर इस्लाम के अंदर कई मूवमेंट आई, चाहे आप अलीगढ़ मूवमेंट लीजिए, चाहे भारत में भी वहाबी मूवमेंट हुई एक, चाहे आप उस वहाबी मूवमेंट की बात करिए, चाहे आप देवबंद मूवमेंट की बात करिए, द देवबंद स्कूल ऑफ थॉट। तो अलग अलग धर्मों में, पारसियों में मूवमेंट्स हुई, अलग अलग पंथों ने अपने अपने लोगों को सोशल और रिलीजियस लेवल पर रिवाइव किया या रिफॉर्म किया, ये मानते हुए कि अंग्रेज़ों के अधीन हमारी गुलामी का कारण यह है कि हमारी सोसाइटी एकजुट नहीं है, उसमें औरतों के अधिकार नहीं हैं, उसमें जातियों का भेद है, हम सुपरस्टिशंस में जी रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, हम एडवांसमेंट की तरफ कुछ नहीं कर रहे हैं, और हमें राष्ट्र को लेकर के कोई चेतना ही नहीं है कि राष्ट्र भी कुछ होता है। जब राष्ट्र को लेकर चेतना नहीं होगी, कोई राष्ट्रभक्ति जैसी चीज़ नहीं होगी, तो हमारे लैंड को, हमारी कंट्री को कोई भी कंट्रोल करे, हम उसे कन्फ्रंट ही नहीं करेंगे। तो ये देखिए सारी दुनिया में होता है और हर पंथ में होता है, ऐसी बात नहीं है। क्रिश्चियनिटी में ऐसी रिफॉर्म मूवमेंट्स आई हैं, आप देख सकते हैं 15वीं सेंचुरी की मार्टिन लूथर की मूवमेंट, वो दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्टेंट, द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जिसे मैं कहता हूँ। उन्होंने प्रोटेस्ट ही तो किया रोमन कैथोलिक्स को, और इसलिए तो उस मूवमेंट का नाम प्रोटेस्टेंटिज्म हुआ। वो प्रोटेस्टेंटिस्ट हुए, और प्रोटेस्टेंट धर्म आज कितना फेमस है ब्रिटेन में और इवन यूएसए में। तो तमाम दुनिया भर में ये होता है। रोमन और ग्रीक्स को चैलेंज किया क्रिश्चियनिटी ने, किया ना, रोमन और ग्रीक्स के द्वारा जो भी कल्चर अपनाया जा रहा था उसको चैलेंज किया। तो इस तरह से ये चैलेंजेस आते हैं। इसी तरह से ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है इब्न अब्द अल वहाब, इनके द्वारा ये एक, आप रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहिए, रिफॉर्म करने की मूवमेंट करिए, कहने का मतलब कि हमें वापस उस मोनोथीस्टिक वर्शिप की ओर जाना पड़ेगा, हमें अपने समाज को, अपने मत को, अपने पंथ को वापस उस प्योरिटी की ओर ले जाना पड़ेगा, एक ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, तब हम गुलामी की बेड़ियों से बाहर आएंगे। तो ये विचार इनके द्वारा दिया गया। तो ये फंडामेंटल की ओर वापस जाने की बात है, हमें अपने फंडामेंटल फॉर्म में आ जाना चाहिए। हमने ऊपर जितने भी अपने और रंग चढ़ा लिए, या जो भी आप आडंबर भी कह लीजिए, वो हम कर रहे हैं, जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं, हम सेरेमनीज कर रहे हैं, उनसे मुक्त हो जाना चाहिए। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं उनकी दरगाहों पर जाना, उनको पूजना, उनसे जुड़े हुए दिन त्यौहार मनाना। वहाब ने मूवमेंट इसी से शुरू की, सेंट्रल अरेबिया के नजड़ के इलाके में इसी से मूवमेंट शुरू की कि एक ईश्वर को मानने वाले ये नहीं कर सकते, आप जगह जगह माथे नहीं टेक सकते, ये नहीं हो सकता। तो ये मूवमेंट फिर फैल करके साउथ अरेबिया के सेंट्रल रीजन से साउथ के अरेबिया तक चली गई। तो ये मूवमेंट फेमस हो गई, फिर इसका साइज़ बड़ा हो गया। अब इसको आगे मैं और एक्सप्लेन करूं, इसके पहले मैंने जो लिखा है वो पढ़ूं, ताकि अब आप इसे जोड़ पाओ कि आज के किंग क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं उस इमेज को हटाने में, उन बॉन्ड्स को हटाने में, उन क्लैरिक्स, उन क्लर्जीज को दूर करने में। जिस इमेज, जिस बॉन्डिंग और जिन क्लैरिक्स के दम पर कभी उनका हाउस सत्ता में आया था, उनके पुरखे सत्ता में आए थे। मतलब क्या समस्याएं हैं कि एक तरफ आप ग्लोबलाइज होना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं, रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप आंसरेबल हैं अपने से ही जुड़े अपने ब्रदरहुड को, अपने भाईचारे को, जो आपको शायद रोक रहा है कि किस दिशा में जा रहे हो। फिर उन्हीं गुलामियों में तो नहीं चले जाएंगे, ये कश्मकश है वहाँ पर। इसलिए अब जो पिता हैं वो सीधे सीधे भाईचारे खिलाफत में तो जा नहीं सकते, तो इसलिए क्राउन प्रिंस ने बीड़ा संभाल रखा है। एक तरह से रूलर तो वो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो डी फैक्टो वही है। तो मैंने जो लिखा है अब आप पहले वो समझिए। वहाबिज्म, देखिए, सुन्नी इस्लामिक रिवाइवलिस्ट एंड फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट एसोसिएटेड विद द रिफॉर्मिस्ट डॉक्ट्रिन्स ऑफ द 18th सेंचुरी अरेबियन इस्लामिक स्कॉलर्स। तो 18th सेंचुरी की जो इस्लामिक स्कॉलर थे अरेबियन सोसाइटी के, उन्होंने ये कहा कि ये डिस्क्रिपेंसीज हमारे समाज में आ गई हैं, इनसे बचो और वापस चलो प्योर फॉर्म की ओर। जैसे भारत में दयानंद सरस्वती कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। ओके, एक्टिविस्ट मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब 1703 to 1792 established the Muwahhidun movement that opposed the rituals related to the veneration of Muslim saints and pilgrimages to their tombs and shrines.
उन्होंने कहा कि भाई उनके मकबरों पर, उनकी जगहों पर क्या माथा टेकते हो, इसकी खिलाफत करी। वहाबिज्म हाईली इंस्पायर्ड बाय द हनबली स्कॉलर्स। तो हमने पढ़ा था कि भाई कुरान और सुन्ना यानी कि जो हदीस है उसको सीधे सीधे इंसान के द्वारा समझ पाना तो बड़ा कठिन है, तो स्कॉलर्स ने अपनी अपनी जो इंटरप्रिटेशन करके डॉक्ट्रिन्स दी हैं उन्हें फ़िक़्ह कहा गया, और जो स्कॉलर्स हैं वो फ़कीह हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि अलग अलग इस्लामिक स्कूल्स क्रिएट हुए ज्यूरिस्टों के, जिन्होंने ये विचार दिए, और उनमें से हमने पढ़ा था कि स्कूल हनबली भी था। तो हनबली स्कूल से बहुत प्रभावित रहे हैं, हनबली स्कॉलर से बहुत प्रभावित रहे हैं वहाबिस्ट, और इसीलिए अगर आप देखें तो हनबली जुरिस्प्रूडेंस चलता है सऊदी अरेबिया में। ओके, ख़ास तौर पर अगर हम सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज की बात करें तो डोमिनेंस है उसका। वो इसलिए क्योंकि वहाबिज्म उससे प्रभावित था, वहाबिज्म प्रभावित था। सो वहाबिज्म हाईली इंस्पायर्ड बाय द हनबली स्कॉलर्स। Wahhabism has been variously described as orthodox, Puritan, Cutted, revolutionary, and as an Islamic reform movement to restore pure monotheistic worship by devotees। ठीक है, तो जो उस समय के कोई लिबरल रहे होंगे वो ये कहते होंगे भी आप ऑर्थोडॉक्स हैं, आप प्योरिटनिज्म फॉलो कर रहे हैं। अब इसको हमने इस सेंस में तो देखा रिलीजन के सेंस में। सोशल पॉलिटिकली देखिए, सोशो पॉलिटिकली द मूवमेंट रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट मेजर अरब लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द तुर्किश, पर्शियन एंड फॉरेन एम्पायर्स। तो खिलाफत की उन्होंने, तुर्कों की खिलाफत की, प्रोटेस्ट किया उनके अगेंस्ट, पर्शियंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, फॉरेन एम्पायर्स जो थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, यानी कि कॉलोनियल एम्पायर्स, कि भाई सब निकलो यहाँ से, सब जाओ, हमारा कल्चर है अरब कल्चर। तो उस समय में एक ये प्रोटेस्ट रहा इस फॉर्म में, और वही 19th सेंचुरी में जो पैन अरबिज्म का कॉन्सेप्ट था, द बाथिज्म, उसके बेस में भी ये वहाबिज्म ही था, ये उसकी भी प्रेरणा का स्रोत बना। एवं वहाबिज्म ही रहा जिसने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट खड़ी करी, जिसने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट खड़ी करी, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लोगों को खड़ा करा, लोगों को ये कहा कि अपने स्वरूप को पहचानो, अपने आप को समझो। तो इस तरह से वहाबिज्म बहुत डीपली एंट्रेंच्ड है अरेबियन पेनिनसुला की लाइफस्टाइल में। अगर हम सऊदी अरेबियन पेनिनसुला के 3 मेन स्टेट्स की बात करें तो सही मायने में जो इस्लाम का जो ऑफिशियल फॉर्म है, जो ऑफिशियल इस्लाम वर्जन है, वो वहाबिज्म को ही उस फॉर्म में मानते हैं कि दिस इज़ द ऑफिशियल इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स। वहाबिज्म को वो ऑफिशियली उस डॉक्ट्रिन के रूप में मानते हैं, इसलिए वहाबिज्म डोमिनेंट है उनकी सोसाइटी में। ओके, तो ये कारण है, और यहीं से आपको आगे की कहानी भी समझ आ जाएगी। फिर हुआ ये कि इन 1744, और अभी तक मोहम्मद बिन सलमान ने, अभी ये चीज़ बदली, लेकिन अभी तक जो नेशनल फाउंडेशन डे था वो 1744 में जो पैक्ट हुआ था इसकी डेट पे मनाया जाता था। लेकिन अब सऊदी अरेबिया का नेशनल फाउंडेशन डे 22 फरवरी को मनाया जाता है, बट वो डेट का बेसिस कुछ और है। उस डेट का बेसिस है 1727 में, 1727 में जो दिरिया में स्थापना हुई थी हाउस ऑफ सौद की, उसके हिसाब से मनाया जाने लगा। मतलब नेशनल फाउंडेशन डे चेंज कर दिया 1744 के एस्पेक्ट से 1727 के जो हाउस ऑफ सौद के पुराने एक लीडर हैं उनके द्वारा दिरिया की स्थापना से जोड़ दिया। एक बड़ा शिफ्ट कर दिया आपने, इज अ मेजर शिफ्ट। देखिए हर चीज़ एक और इशारा करती है। राष्ट्रपति भवन में गार्डन का नाम बदला गया, और गार्डन का नाम था मुगल गार्डन, आपने नाम बदला, नाम रखा अमृत उद्यान, अमृत उद्यान। इट्स अ मेजर शिफ्ट। इट इज नॉट ओनली द चेंज ऑफ नेम, द चेंज ऑफ नेम ऑफ इलाहाबाद टू द प्रयागराज, इट्स अ मेजर शिफ्ट because both are representing the different cultural platforms, different cultural settings। इलाहाबाद एक कल्चरल सेटिंग को दर्शाता है और प्रयागराज एक दूसरी। पूरा का पूरी आगे की हिस्ट्री, आगे की स्टोरी सब चेंज हो जाती है इसी से। तो इसी तरह से खबरों में भी इस तरह से चला कि दास्ता की बेड़ियों को उतारने का काम हुआ है, मुगल गार्डन का नाम बदल करके रख दिया गया है अमृत उद्यान। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी एक नाम बदला, हालांकि वो ये कहते हैं कि हमने ये मुगल गार्डन नाम इस आधार पर नहीं बदला कि राष्ट्रपति भवन ने ऐसा किया, ये मेयर कोइंसिडेंस है कि हम दोनों का साथ साथ हो गया, और उन्होंने उसका नाम रखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गार्डन,
क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उनका जो बुत है वो तो कई सालों से लगा हुआ है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ये कदम उठाया। ठीक इसी तरह से आप नेशनल फाउंडेशन डे अगर चेंज कर रहे हैं, बड़े मीनिंग्स हैं कि आज के सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री आप कहाँ से डीमार्केट कर रहे हैं, आज के सऊदी अरेबिया को आप कल्चरली किसको देखने को कह रहे हैं, किसकी ओर देखने को कह रहे हैं, आप अपना कल्चर अब कहाँ से ट्रेस करते हैं, ये बड़ी चीज़ होती है। ओके, तो ऐसे में क्यों 1744 का ईयर इंपॉर्टेंट था, ये समझना जरूरी है। इन 1744 अब्द अल वहाब फॉर्म्ड अ पैक्ट विद अ लोकल लीडर दैट इज मोहम्मद बिन सौद। तो मोहम्मद बिन सौद के साथ उन्होंने एक पैक्ट किया, वही अल सौद हाउस के मोहम्मद बिन सौद, 1744 में उनके साथ पैक्ट किया। अ पॉलिटिको रिलीजियस अलायंस दैट कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 150 years, culminating politically with the proclamation of the Kingdom of Saudi Arabia in 1932। तो सऊदी अरेबिया के 1932-33 में एज अ किंगडम इस्टेब्लिश होने के पीछे उसके 150 साल पीछे तक के एक पैक्ट की कहानी है, जो पैक्ट अब्दुल वहाब के द्वारा साइन किया गया मोहम्मद बिन सौद के साथ। तो जो हाउस ऑफ अल सौद है उसका पॉलिटिकली एक रूलिंग पावर के तौर पर इस्टेब्लिश होना अरेबियन रीजन में, खासतौर सऊदी अरेबिया में, उसको जो कल्चरल और सोशल सपोर्ट दिलवाई है वो तो वहाबिज्म नहीं दिलवाई है। उसको जो भाईचारा मिला है वो भाईचारा तो वहाबी भाईचारा मिला ना। बात को समझिए आप। पॉलिटिकली रूलर आप कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिटिकली मैं चुना जाता हूं एज अ रूलर पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, लेकिन मेरे पीछे जो जन समर्थन है वो किस संस्था ने ला करके दिया है वो मैटर करता है ना। फिर मैं आगे जाकर के उस जन समर्थन को और उस संस्था को नाराज नहीं कर सकता ना, ये बड़ी चीज़ है ना। तो इस तरह से अक्सर आप देखेंगे एक आरोप लगाया जाता है ना बीजेपी के ऊपर कि भाई आप संघ का समर्थन लेते हैं और संघ को कहा जाता है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हालांकि उसे यहाँ पर आप रिलेट करें, ये नीड नहीं है, सिंपली आप अंडरस्टैंड कर सकें कि चीज़ों को जोड़ सकें, समझ सकें कि कैसे ये एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। ओके, तो दूसरी तरफ वहीं बीजेपी का आरोप कांग्रेस पर भी रहता था कि आप जो इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं, जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं, आप उनका समर्थन लेते हैं अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए पॉलिटिकली। तो आज के समय में तो पॉपुलर इलेक्शन सिस्टम्स हैं और आप ज़्यादातर अपने आप को रिलाई कराते हैं वोट बैंक के ऊपर कि कौन किस जाति, समुदाय, पंथ, धर्म से ज़्यादा वोट आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अक्सर चुनावों के दिनों में नेताओं को डेरों पे जाते नहीं देखते, अलग अलग धार्मिक संस्थानों के नेताओं से मिलता हुआ नहीं देखते हैं ना। तो ये दैट इज़ ऑल। लीडर कोई भी होगा लेकिन उसे इतना बड़ा जन समर्थन कहाँ से मिला। तो इस चीज़ को एक समझिए, इट इज़ अ पॉलिटिको रिलीजियस पैक्ट। पॉलिटिकल